दोस्तों, आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम अनाउंस करना शुरू कर दिया है, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे यूएस के और 2025 जनवरी में शपथ लेंगे। अब उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स डिक्लेयर किए हैं वो लगता है कि बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है। जैसे मार्को रूबियो, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिक्लेयर किए गए हैं। उसके बाद माइक वॉल्ट्स, जिनको यूएसए का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। उसके बाद जो मेन कमेटी बनाई है उन्होंने डॉज के नाम। डॉज का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कितनी बड़ी चीज है कि मतलब यूएस को काफी चेंज कर सकती है ये कमेटी। और इस कमेटी के दो मेंबर्स, फुल मेंबर जो है वो है विवेक रामास्वामी और एलन मस्क। अब देखिए इससे क्या होगा कि एलन मस्क का भी इंडिया से थोड़ा बहुत कनेक्शन हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 साल के लिए गठित की गई है ये कमेटी। लेकिन आज की डेट में जो नया अपॉइंटमेंट है वो है तुलसी गवाड। हम आज केवल बात करेंगे तुलसी गवाड के बारे में, जो कि उनका हिंदू कनेक्शन है और प्लस जो उनको बनाया गया है डीएनआई। ये डीएनआई क्या है, हम इसके बारे में बात करें। और दोनों के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये बहुत लोगों को ये ख्याल है कि तुलसी गवाड हिंदू है और नाम से भी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनकी मदर यूरोपियन और फादर क्रिश्चियन थे। इनकी मदर ने हिंदुत्व को एडॉप्ट किया और उसके बाद इनके फादर ने भी, उनको भी पसंद आया तो उन्होंने भी हिंदुत्व को अडॉप्ट किया है। इसलिए और ये लोग जो हैं एक तरीके से इस्कॉन के मेंबर हैं। इस्कॉन कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये भगवत गीता को मानने वाले लोग हैं, योगा को मानने वाले लोग। आपने यूएस में कई हिंदुओं को ऐसा देखा होगा जो कि रिपब्लिकन्स लीडर्स हैं, जो कि क्रिश्चियन बन गए, हिंदू से क्रिश्चियनिटी ले ली। क्यों? क्योंकि उनको वोट्स ज्यादा मिलेंगे, पब्लिक में ज्यादा घुल मिल जाएंगे। लेकिन तुलसी गवाड एक ऐसी लीडर है जो कि हिंदू ना होते हुए भी हिंदुओं से बड़ी हिंदू है। और जब वो शपथ भी लेती है ना तो वो गीता पे लेती। और इनके बारे में जैसे ये आपको पता होगा 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी ये डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इन्होंने रन किया था, लेकिन उसमें उसके बाद जो बाइडेन भी थे, कमला हैरिस भी थी, तो इनको बैकआउट करना पड़ा। और तुलसी जो है ये अपने इंडिपेंडेंट और कभी कभी नॉन पार्टीशन व्यूज के लिए बहुत जानी जाती है। और ये इनका जो कनेक्शन है वो दोनों पार्टी से बराबर है, रिपब्लिकन से भी और डेमोक्रेट से भी। ये पहले डेमोक्रेट ही थी, 2022 में ये पार्टी चेंज करके रिपब्लिकन में आई। और आते ही एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने जो स्पीच हुई थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की 2024 की, उसमें इन्होंने काफी हेल्प किया था डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप से के पास नजदीक आ गई थी इस कारण से। और अब मतलब हमको तो लगता है कि ये बहुत ही बड़ा अपॉइंटमेंट है इनका डीएनआई बनना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये डीएनआई होता क्या है। अच्छा, डीएनआई होने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में बहुत अत्याचार हो रहा था अभी, तो तुलसी गवाड ने क्या बोला था। ये 2 मिनट का वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उससे ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि
तुलसी गबार्ड की सोच क्या है, वो मन से कितनी हिंदू है। मेरा मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, मेरा मतलब है कि उनकी भावनाएं कितनी हिंदू हैं और उनके काम करने के तरीके में जो आगे वो काम करेंगी वो कितना इम्पार्शियल होगा। वो आगे कभी भी ये नहीं देखेंगी कि मैं किस धर्म के आदमी से बात कर रही हूं और क्या कर रही हूं, लेकिन उनका एक एफिलिएशन तो इंडिया के साथ जरूर होगा, 100% होगा। और वो कई बार इंडिया आ भी चुकी हैं और वो ज्यादातर वो रिलीजियस जो मीटिंग्स होती हैं उसके लिए आती हैं और इस्कॉन में भी आती हैं। तो पहले ही वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे डीएनआई के बारे में। University, where 5 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months, resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. US Senator Ted Kennedy went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places painted with yellow patches marked H." End of quote. Now, the Islamist, not to be confused with Islam, the Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. In the early 1900s, Hindus made up roughly 33% of the Bangladesh population. Because of this persistent Islamist campaign targeting Hindus, just 8% of Bangladesh's population are Hindus today. Just a few days ago, in Bangladesh, hundreds of hardline Islamist extremists attacked Hindu temples, destroyed a train, set fire to government buildings, the press club, and public buses, leaving dead and injured behind. Unfortunately, the Islamists' campaign of terror against Hindus, other religious minorities, secularists, atheists, and others in Bangladesh is not unique. It's been going on for centuries. Prior to US regime change wars in Iraq, Libya, and Syria, which either toppled or weakened secular authoritarian leaders who protected religious minorities from Islamist jihadists, there were 1.5 million Christians in Iraq and 2.2 million in Syria. Now there are an estimated 200,000 to 300,000 Christians in Iraq and 450,000 in Syria. Afghanistan was a very multi-religious country which included Hindus, Buddhists, Zoroastrians, and more prior to the Islamist takeover. Today, it is estimated there are around 1,000 Hindus who remain. Religious minorities make up less than 1% of Afghanistan's population. Until the leaders of the United States and the world condemn and commit to defeating the Islamist exclusivist ideology, an ideology which holds that all non-Muslims and many so-called quote-unquote heretical Muslims need to be wiped from the face of the earth, enslaved, or at the very least kept as second-class citizens without the right to own land, worship openly, etc., like in Pakistan, the jihadist campaign of terror will continue throughout the world. हाँ, तो दोस्तों आपने वीडियो देखा एंड शी इज वेरी अपफ्रंट एंड ये एक बार डीएनआई की डायरेक्टर बन जाए उसके बाद मुझे तो लगता है ये कोई बहुत ड्रेस्टिक एक्शन जरूर लेंगी। लेकिन अभी हम देखते हैं क्या इनके पास ये अधिकार होगा कि वो कोई एक्शन ले पाए। तो
अब हम जानते हैं डीएनआई होता क्या। इसका ये एक नेटवर्क होगा जो यूएस की अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे सीआईए है, एफबीआई है, एनआरओ है, एनएसए है, डीएनआई है, ये सब एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करेगा और सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास आएगी और ये सबको डायरेक्शन देगा। उसके बाद ये क्या करेगा कि जो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगी वो यूएस प्रेसिडेंट को देगा। जैसे ये रिपोर्ट्स कौन सी होंगी कि कंट्री के सिक्योरिटी रिस्क क्या हैं, मिलिट्री थ्रेट्स क्या हैं, फॉरेन एक्टिविटीज कौन कौन सी हो रही हैं, ठीक है ना। इसका मेन गोल होता है ताकि प्रेसिडेंट को टाइमली और बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए अपने डिसीजंस लेने में। तो अच्छा, और इसका जो काम है वो है इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी। अभी देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि इंटेलिजेंस की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनाना। जो 12 अलग अलग ये जो एजेंसीज हैं उनकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उसमें भी डीएनआई का हाथ होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इनका काम होगा सबको कोऑर्डिनेट करना और कोलैबोरेशन करना। अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट आ जाए या कोई इश्यू आ जाए तो डीएनआई इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में कोलैबोरेशन कोऑपरेशन को एंश्योर करता है और ये एंश्योर करता है कि डिफरेंट एजेंसीज अपना काम एफिशिएंसी के साथ करें और एक दूसरे के साथ मिलके करें। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये हर एजेंसी अलग अलग काम तो कर रही है, लेकिन कोई एक ऐसी एजेंसी है जो सबके काम को मॉनिटर कर रही है और सबको हिदायत दे रही है कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, और सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह रख के वो प्रेसिडेंट या लीडरशिप को आगे दे रही है। अब देखिए वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका काम एक और है, जो बजट होता है, जो आपका इंटेलिजेंस कम्युनिटी का बजट है, उसको ये मैनेज करती है। तो अब पैसा भी आ गया इसके अंदर। बजट अप्रूवल्स को मैनेज करना, जितनी भी इंटेलिजेंस प्रोग्राम है उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी है और जो भी है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का कोई आपका थ्रेट है, जैसे चाइना से थ्रेट है, सपोज कीजिए चाइना से थ्रेट है या ईरान से थ्रेट है या पैलेस्टाइन से थ्रेट है, तो उसको एसेस करना और एसेस करने के बाद वो क्या एक्शन लेना है इसके बारे में। जैसे आपका कई अटैक हो सकते हैं, जैसे टेररिज्म हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, और एपिसोड आजकल बहुत होता है, वो हो सकता है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है। मतलब ये है कि एज पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तुलसी गबार्ड के हाथों में होगा और इनके इंस्ट्रक्शंस पे ही जो 12 एजेंसीज हैं वो काम करेंगी। इंस्ट्रक्शंस तो मैं नहीं कहूंगा, सजेशंस। तो इतना सीनियर पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है एक प्रैक्टिसिंग हिंदू को, जो कि हिंदू है ही नहीं बाय बर्थ, क्योंकि हिंदू में ये बोलते हैं कि वो ही हिंदू है जो बाय बर्थ हिंदू है। हमारे में बाहर से किसी को लाके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तुलसी गबार्ड जो एक यूरोपियन एथनिटी की हैं, वो हिंदू बनी है और हिंदू मान्यता उनकी है। तो अब भाई साहब ये इस अपॉइंटमेंट के बाद चाइना और पाकिस्तान का हिल जाना ये स्वाभाविक है और उसको कोई अब रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब देखिए जब एनएसए एक तरीके से प्रो इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये प्रो इंडिया, उसके बाद जो डॉज है ये एक तरीके का प्रो इंडिया, तो मैं नहीं बोलूंगा उसको, उसमें एक इंडियन है। और मैं दोस्तों एक बात और बताऊं,
कि ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे तुलसी गबार्ड को कितना भी पसंद हो हिंदूज या इंडिया, लेकिन ये लोग करेंगे वही जो कि डोनाल्ड ट्रंप या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उनको डायरेक्ट करेगा। वो यूएसए के अपॉइंटी हैं, इंडिया के अपॉइंटी नहीं है। उनके मन में चाहे हमारे लिए दया हो, दृष्टि हो, लेकिन वो करेंगे वही जो यूएस के हित में है। वो चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे माइक वॉल्ट्स हो, चाहे विवेक रामास्वामी हो, और चाहे आपकी तुलसी गबार्ड, वो यूएस के अपॉइंटीज हैं तो यूएस की तरह का काम करेंगे। और अगर यूएस की पॉलिसी प्रो इंडिया होगी तो ये ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। और अगर यूएस की पॉलिसी, जो कि नेचुरल है कि अगेंस्ट चाइना अगर आप करेंगे तो प्रो इंडिया रहेगी ही। और अब तो मुझे ये भी लगता है कि देखिए, इनका जो तुलसी गबार्ड हैं, इनका मोदी जी के साथ भी कनेक्शन है, और 2004 में भी ये आके मिली थी, मोदी जी ने इनको स्पेशली बुलाया था, और उसके बाद 3 या 4 बार ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल चुकी है इंडिया में। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और नेचुरल है कि इंडिया के साथ इनका कनेक्शन है, तो अगर इनको लिवरेज दिया गया कोई डिसीजन देने के लिए, तो जरूर ये इंडिया के फेवर में काम कर सकती हैं। और इस बारे में मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा जो आपका निज्जर का केस है कनाडा का, या पन्नू का केस है यूएस में, उनके भी भवें बन गई होंगी, क्योंकि सब जितने भी नाम लिए हैं ये सब एंटी कनाडा भी हैं। और कनाडा में क्या हो रहा है ये आपको तो पता ही होगा, एक आतंकवादी संगठन बन गया है खालिस्तान आज की डेट में वो। और जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो सब खालिस्तान के अगेंस्ट। तो इसलिए जहां पन्नू होंगे ना, अब पन्नू बोल नहीं पाएंगे जनवरी के बाद। पन्नू साहब, अगर जनवरी के पहले जितना भी बोलना है, जितनी भी धमकियां देनी है, मंदिर तोड़वाने हैं, पहले ही तोड़वा लो, बाद में शायद तुम ये कर नहीं पाओगे। और अगर उसके बाद भी ऐसे ही वो धमकियां देता रहा, बोलता रहा, तो फिर रिजीम चेंज होने का फायदा क्या होगा इंडिया को, जो कि इंडिया की बिल्कुल जेन्युइन डिमांड होगी कि इनका मुंह बंद कराएं या इनको बंद कराएं, दोनों में से एक काम कराएं। तो दोस्तों, ये बहुत वेलकम न्यूज है इंडिया के लिए कि तुलसी गबार्ड, जो कि एक तरीके से हिंदू हैं आज की डेट में, और वो कृष्ण को मानती हैं, और गीता उनकी मेन बुक है, और वो एक बहुत स्पेशलिस्ट योगा भी, मतलब डेली उनका योगा का प्रैक्टिस होती है। तो वेलकम एंड लेट अस सी हाउ द थिंग गोज। और जैसे जैसे कोई नए अपॉइंटमेंट्स होंगे वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो इट्स वेलकमिंग न्यूज फॉर इंडिया, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।